Hello everyone, welcome to your YouTube channel Education World EW and this is CS Stuti Mahajan. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. लेट्स सी द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट. तो हर बार मैं आपको क्या बोलती हूँ, जो नाम है एक्ट का उसी के अंदर ये सारा घूमकर आएगा. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. तो नाम से क्या पता चल रहा है कि वेजेस की पेमेंट जो है उसको रेगुलेट करेगा ये वाला एक्ट. ऑब्जेक्टिव्स अब हम देखते हैं. The Payment of Wages Act regulates the payment of wages to certain classes of persons employed in industry and its importance cannot be underestimated. तो क्या कह रहा है कि ये जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है द पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टेन क्लास ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री के अंदर जो आप वर्कर्स को वेजेस पे करते हो तो उसको रेगुलेट करेगा ये वाला एक्ट. The act guarantees payment of wages on time and without any deductions. एक्ट गारंटी क्या करता है कि जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस टाइमली पे की जाए एंड विदाउट एनी डिडक्शंस, और कोई डिडक्शंस ना हो एक्सेप्ट दोज ऑथराइज्ड अंडर द एक्ट. जो डिडक्शंस ऑथराइज्ड हैं एक्ट के अंदर उसके अलावा कोई डिडक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, applicability of the act. This act applies to ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, tramway service or motor transport service engaged in carrying passengers or goods or both by road for hire or reward, air transport service other than such service belonging to or exclusively employed in the military, naval or air forces of the union or the civil aviation department of the government of India, dock, wharf or jetty, inland vessel, mechanically propelled, माइन क्वेरी और ऑयल फील्ड. सो दैट मीन्स ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है सब जगह ही एप्लीकेबल हो रहा है. अगर आप इसकी लिस्ट देखोगे तो उसमें सब जगह इसने कवर कर दिया. प्लांटेशन, वर्कशॉप और अदर एस्टेब्लिशमेंट इन विच आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, अडैप्टेड or manufactured with a view to the use, transport or sale. So that means ये एक्ट सब जगह एप्लीकेबल हो रहा है. अब हम देखते हैं, दिस एक्ट अप्लाइज टू वेजेस पेबल टू एन एम्प्लॉयड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वेज पीरियड इफ सच वेजेस फॉर दैट वेज पीरियड डू नॉट एक्सीड 24,000 पर मंथ. तो ये कहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है? जहां वेजेस मैक्सिमम कितनी है? 24,000 पर मंथ वेजेस है, वहां ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. मेरा गला थोड़ा सा खराब है सो इसलिए थोड़ा इस तरह से है, बट अब काफी बेटर हो गया है. नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस. तो वेजेस को जो पे करना है, हमें वर्कर्स को जो वेजेस पे करनी है उसका टाइम क्या है रहता है. वेजेस शैल बी पेड ऑन अ वर्किंग डे विद इन 7 days. तो 7 दिन के अंदर आपको पे करना है ऑफ द एंड ऑफ द वेज पीरियड. मीन्स 30th को आपका मंथ क्लोज हुआ या 31st को आपका मंथ क्लोज हुआ तो उसके 7 दिन के अंदर आपको वेजेस की पेमेंट करनी है. और विद इन 10 days इफ 1000 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड. सो दैट मीन्स जैसे अभी हमारा क्लोज कौन सा मंथ हुआ है? 31st अगस्त. तो 31st अगस्त के लिए अगर आपके पास 1000 से कम वर्कर्स हैं तो आपको 7 सितंबर तक वेजेस की पेमेंट करनी है. और अगर आपके पास 1000 और मोर पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं तो आपको 10 सितंबर तक उनको पेमेंट करनी है एज पर एक्ट. नेक्स्ट, मोड ऑफ पेमेंट. अब ये कह रहे हैं मोड ऑफ पेमेंट कौन से रहेगी? अंडर द एक्ट पेमेंट हैज टू बी मेड इन करेंसी नोट्स और कॉइन्स. करेंसी नोट में भी कर सकते हो, कॉइन्स में भी कर सकते हो. चेक पेमेंट और क्रेडिटिंग टू द बैंक अकाउंट इज अलाउड with consent in writing by the employee. तो आप चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो. आज की डेट में बैंक पेमेंट जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है. डिडक्शंस, अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपने वर्कर्स को वेजेस की पेमेंट करनी है टाइमली. टाइमली कौन सा हुआ? 7th और 10th. 1000 से कम एम्प्लॉयज हैं तो 7th, 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो
10 और उसके अंदर आपने श्योर करना है कि डिडक्शंस जो है वो ना हो एक्सेप्ट ऑथराइज्ड डिडक्शंस। तो अब जो ऑथराइज्ड डिडक्शंस है उसकी हम लिस्ट चेक करेंगे। Deduction made by the employer should be made in accordance with this act only. The following are said to be the deductions and which are acceptable according to this act. तो कौन कौन से डिडक्शंस जो है वो अथोराइज्ड है या एक्सेप्टेड है इस एक्ट के अंडर। फाइन्स, deduction for absence from duty, deductions for damage to or loss of goods made by the employee due to his negligence, deductions for house accommodation supplied by the employer or by government or any housing board, deductions for such amenities and services supplied by the employer as the state government or any officer. तो डैट मीन्स अगर कोई आपको अकोमोडेशन दी गई है, कोई अमेनिटीज आपको प्रोवाइड की है तो उसकी डिडक्शन वो कर सकते हैं। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस कनेक्टेड विद एक्सेस पेमेंट्स और एडवांस पेमेंट ऑफ वेजेस, अगर आपने एडवांस पेमेंट ले लिया है तो बाद में उसकी आपको वेजेस में से वो डिडक्शन कर देंगे। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स ग्रांटेड फॉर हाउस बिल्डिंग और अदर पर्पसेस, अगर आपने कंपनी से लोन ले रखा है तो उसकी भी डिडक्शन जो है वो कंपनी कर सकती है। डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयड पर्सन, अगर कोई इनकम टैक्स पेबल है उसके डिडक्शन वैलिड है। डिडक्शंस बाय द ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसकी भी डिडक्शन वैलिड है। डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर कोई काट के आपके प्रोविडेंट फंड के अंदर उसने डाल दिया तो वो भी वैलिड है। डिडक्शन फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी आप पेमेंट डिडक्ट कर सकते हो। डिडक्शन फॉर पेमेंट टू अ स्कीम ऑफ इंश्योरेंस मेंटेन बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस, तो ये सारी की सारी डिडक्शंस जो है ये एक्सेप्टेबल हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिडक्शंस कौन सी है। डिडक्शंस मेड इफ एनी पेमेंट ऑफ एनी प्रीमियम ऑन हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द एम्प्लॉय, अगर आपने कोई LIC का प्रीमियम एम्प्लॉय का उतारा है तो उसकी आप डिडक्शन उसकी वेजेस में से कर सकते हो। डिडक्शन मेड इफ एनी कंट्रीब्यूशन मेड एज फंड टू ट्रेड यूनियन विद द एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉय, अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया ट्रेड यूनियन के अंदर। Deductions for payment of insurance premium on fidelity guarantee bonds with the acceptance of the employee, अगर कोई इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहे हो अगेन। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस सस्टेन्ड बाय अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द एम्प्लॉय ऑफ फेक करेंसी, अगर कोई लॉस उससे रिकवर कर रही हो तो उसके भी कर सकते हो। सेम वे में डिडक्शन मेड इफ एनी कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द एम्प्लॉय, अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर अगर आपने कोई एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है तो एम्प्लॉय की एक्सेप्टेंस के साथ अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको आप डिडक्ट कर सकते हो उसकी वेजेस में से। Deduction for contributions to an insurance scheme framed by the central government for the benefit of its employees with the acceptance of the employee, तो किसी भी तरह के अगर आप एम्प्लॉय के एक्सेप्टेंस लेके कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो उसकी आप एम्प्लॉय के वेजेस में से डिडक्शन कर सकते हो। पेनल प्रोविजंस, तो ये था हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अब हम देखते हैं इसके पेनल प्रोविजंस। पनिशेबल विद फाइन शैल नॉट बी लेस देन 1000 रुपीज and which may extend to 7500 rupees। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्या कहता है कि इसके अंदर जो फाइन है अगर आपने कोई भी प्रोविजंस को उसको फॉलो नहीं किया तो उस केस में जो फाइन लगेगा वो 1000 से लेके 7500 तक का फाइन जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके MCQs। फर्स्ट वन, which of the following is not included under the definition of wages given under the Payment of Wages Act 1936? तो क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड नहीं है? बेसिक वेज, डियरनेस अलाउंस, इंसेंटिव, ग्रेचुटी। तो क्या इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता? ग्रेचुटी। ग्रेचुटी जो है वो वेजेस का पार्ट नहीं है। तो ग्रेचुटी के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ग्रेचुटी कब ड्यू होती है? जब आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल तक काम कर लेते हो कंटिन्यूटी में। नेक्स्ट, under the Payment of Wages Act 1936, maximum limit on deduction should not ordinarily cross। हमने क्या बोला कि डिडक्शन कर सकते हो, कौन से डिडक्शंस कर सकते हो? जो अथोराइज्ड है अंडर द एक्ट। तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी कर सकते हो? द आंसर इज C, 50% जनरली एंड 75% इन केस ऑफ पेमेंट्स ड्यू टू दी कॉर्पोरेटिव्स। तो ये बड़े ध्यान से रखना है क्योंकि ये बहुत बार ये वाला क्वेश्चन जो वो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, if deduction is made contrary to the provisions of the Payment of Wages Act 1936,
ठीक है, अगर उसके कॉन्ट्ररी डिडक्शंस कर दी, दैट मीन्स जो ऑथोराइज नहीं है या जो एक्सेप्टेड नहीं है, अगर उसके अलावा आपने कर दी कोई डिडक्शंस, द अग्रीव्ड एम्प्लॉय कैन राइट टू द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट विद इन द टाइम पीरियड गिवन बिलो फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिडक्शन फ्रॉम वेजेस वाज मेड और द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ वेजेस इज ड्यू। तो कितनी देर के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सो दैट मीन्स आपकी लेटेस्ट सपोज एक वर्कर है, उसकी वेजेस में से फैक्ट्री ओनर ने डिडक्शन कर दी जो कि उसके एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस केस में अगर उसको कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो कितने टाइम पीरियड में कंप्लेंट फाइल कर सकता है, दैट इज 12 वीक्स। तो 12 वीक्स के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। नेक्स्ट, अंडर विच लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया द प्रोविजन ऑफ चेक ऑफ हैज बीन एक्सेप्टेड। तो चेक ऑफ की जो प्रोविजन है वो किसमें दी गई है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, जिस एक्ट को आज हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट, द प्रेजेंट वेज सीलिंग पर मंथ फॉर द पर्पस ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इज 24,000। द आंसर इज सी 24,000। ये बड़े ध्यान से आपको ये सारे लिमिट्स जो है हर एक्ट के अंदर याद करनी है। As per payment of wages Act 1936 in railway factory or industrial or other establishment upon or in which less than 1,000 persons are employed, wages shall be paid before the expiry of। हमने क्या पढ़ा कि अगर आपने 1,000 से कम पर्सन एम्प्लॉय किए हैं तो वेजेस उस केस में 7th डे ऑफ द मंथ, द आंसर इज ए। तो 7th डे ऑफ द मंथ जो है आपको पेमेंट करनी है, तो हमने ये पढ़ा। बट इन रेलवे फैक्ट्री के अंदर अगर आपके 1,000 से कम है तो उस केस में 3rd डे ऑफ द मंथ आपका आंसर आएगा, द आंसर इज सी। इस चीज को बड़े ध्यान से रखना। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर हमने दो तरह की डेट्स पढ़ी, 7 एंड 10। 1,000 से कम है तो 7th है, 1,000 से ज्यादा है तो 10th है। बट अगर रेलवे फैक्ट्री आ जाता है आपके पास तो उस केस में 3rd डे ऑफ द मंथ आएगा अगर 1,000 से कम है। According to this act, the maximum wage period or payment of wages to employees by employers should not exceed 30 days। तो वेज पीरियड हमारे इंडिया के अंदर है ही 30 डेज। जब वो 31 डेज का मंथ है तो 31 डेज, तो उसको नॉर्मली हम लोग 30 डेज अ मंथ ही कंसिडर करते हैं। If the employee is terminated or removed by the employer, the wage of that employee should be paid within how many days from the day on which he was removed or terminated। अगर एम्प्लॉयर ने उसको टर्मिनेट कर दिया या निकाल दिया है तो उस केस में उसकी 2 दिन के अंदर वेजेस जो वो पे करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को। The answer is D, 2 days। The total amount of deductions from wages of employees should not exceed which percentage। तो टोटल अमाउंट कितनी है, 50% से ज्यादा डिडक्शन नहीं होनी। तो हमने पहले भी पढ़ा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 75% इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन एम्प्लॉयज शुड नॉट एक्सीड डैश परसेंटेज ऑफ हिज वेज। तो जो फाइन इम्पोज करना है, मैक्सिमम डिडक्शन 50% हो सकती है और फाइन मैक्सिमम कितने इम्पोज कर सकते हैं, वो 3%। फाइन शुड बी रिकवर्ड विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच फाइन वर इम्पोज्ड। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के ऊपर फाइन इम्पोज कर दिया तो उस केस में द आंसर इज सी, 60 डेज के अंदर फाइन को रिकवर किया जाएगा। If 10 or more persons together absent for the duty without any notice and without reasonable cause, 10 से या 10 से ज्यादा बंदे अगर एब्सेंट हो जाते हैं ड्यूटी से, एम्प्लॉयर कैन मेक डैश नंबर ऑफ डेज वेजेस एज डिडक्शन फ्रॉम देयर वेजेस। तो कितने दिन की वो डिडक्शन कर सकते हैं, 8 डेज। 8 दिन की वेजेस जो है एम्प्लॉयर काट सकता है एज पर एक्ट। If wage period exceed 1 month, the employer may be punished with fine which shall not be less than 1,000 rupees and which may extend to 7,500 rupees। The answer is A। अगर उसने wage period exceed कर दिया या उसने deduction ज्यादा कर दी तो उस केस में employer को fine कितना होगा, minimum 1,000 rupees and maximum 7,500 rupees। तो ये था हमारा आज का The Payment of Wages Act 1936। सिंपल सा है, वेजेस की पेमेंट को रेगुलेट करता है ये एक्ट। तो वेजेस की पेमेंट को कैसे रेगुलेट करते हैं कि टाइमली वेजेस की पेमेंट की जाए। 7th, अगर 1,000 से कम एम्प्लॉयज हैं तो 7th को पेमेंट होनी चाहिए, 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो 10th को पेमेंट आपको मिलेगी। तो
जो आपको वेजेस की पेमेंट मिली है उसमें कौन कौन से डिडक्शंस कर सकते हैं। अगर कोई कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन कर रही हो तो उस केस में एम्प्लॉय की एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है, और जो ऑथराइज्ड है एक्ट के अंदर वही डिडक्शंस जो एम्प्लॉयर कर सकता है। और जो मैक्सिमम डिडक्शंस एम्प्लॉयर कर सकता है वो कितनी होनी चाहिए, 50% तक की ही डिडक्शंस होनी चाहिए आपकी वेजेस की। तो ये इसके अंदर इस एक्ट में कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं जिसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। और ये जो एक्ट है, एक बार अगर आप इन एक्ट्स को स्टडी कर लेते हो तो ये आपके एक्ट्स फॉर अवर लाइफ में काम आएंगे कहीं ना कहीं। और वैसे भी जो एक्साइज इंस्पेक्टर के अंदर ये जो एक्ट उन्होंने कवर किए हैं बहुत सोच समझ के कवर किए हैं, क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है अल्टीमेटली उनको डिप्लॉय करना है फैक्ट्रीज के अंदर ही। और अगर वो डिपार्टमेंट में भी बैठेंगे तो उनको डील करना है फैक्ट्रीज के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसके सिलेबस को अपडेट करके ये सारे एक्ट इसके सिलेबस में डाले हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पोस्ट करके पूछ सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।